नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मित्र व बंधुत्व में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी के मुख्यतः 3 पात्र हैं: माता, पिता और उनका पुत्र। माता पिता की जिंदगी की शुरुआत बहुत साधारण ढंग से होती है। इस क्रम में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और पिता की एक साधारण सी नौकरी है। उस नौकरी की आय से इनका अपना पूरा परिवार चल रहा है। उसमें से धीरे धीरे पैसे बचाते और सब कुछ देखते हुए पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाते हैं और पुत्र की जब पढ़ाई पूरी होती है तो उसके साथ ही उसको एक नौकरी विदेश में मिल जाती है। बड़ी खुशी होती है माता पिता को जब उसका पुत्र कोई अच्छे पद पर पहुंच जाता है। ऐसी ही अनुभूति इन लोगों को भी होती है। इधर समय इस क्रम में कितनी तेजी से निकल गया इसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद पिता भी रिटायर हो जाते हैं और लगभग उनकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी होती है। अब है बेटे के विवाह का समय। तो इस संबंध में बेटे का प्रस्ताव माता पिता को मिलता है। वो अपनी पसंद की लड़की से वहाँ विदेश में ही जो उसके साथ काम करती है उससे विवाह करना चाहता है। माता पिता के कुछ सवाल होते हैं और उन सवालों से जब ये संतुष्ट हो जाते हैं तो पुत्र को उससे विवाह करने की अनुमति देते हैं। उस विवाह में माता पिता भी शामिल होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होता है। अब पिता का एक सपना है जो हर आदमी का सपना होता है, वो है अपना घर। पिता के पास उनके नौकरी के समय में जो बचत हुई है, फंड सरकार से जो राशि मिली है उनके रिटायरमेंट के समय, उस पैसे से वो अपने पैतृक गांव में एक सुंदर सा घर बनवाते हैं और घर बना के माता पिता इस घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद अचानक पिता की मृत्यु हो जाती है। अब घर में अकेली उनकी पत्नी रह जाती है और बेटा विदेश में अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है, नौकरी कर रहा है। यहाँ पैसे का कोई अभाव नहीं है, रहने का घर है, बेटा का प्रेम है। दूर रह के भी बेटे का हालचाल नियमित रूप से टेलीफोन पर माँ को मिलता रहता है और ये सब कुछ अच्छे से चल रहा है। समय के प्रवाह में एक दिन माँ की तबीयत खराब होती है, उनके सीने में दर्द होता है और वो बहुत बेचैन होती हैं। तो उनके केयर टेकर के लिए गांव की एक महिला है जो उनके साथ रहती है। वो किसी तरह से टेलीफोन के माध्यम से उनके पुत्र से संपर्क करती है और वस्तु स्थिति बताती है। तो पुत्र भी वहाँ बेचैन होते हैं और वो स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर अपनी माता के इलाज की व्यवस्था कर देते हैं। डॉक्टर आते हैं और जो बन सकता है वो दवा के साथ अपना उचित परामर्श देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। समय
अपनी रफ्तार से पंख लगाए उड़ रहा है। माँ की तबीयत खराब होने की समाचार से पुत्र और बहू दोनों चिंतित हैं। इन दोनों लोगों का प्रस्ताव आता है माता के पास कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपका उचित इलाज और उचित देखभाल करेंगे। नौकरी की मजबूरी है कि हम उतना समय आपके पास नहीं दे सकते। लेकिन माँ को ये चिंता है कि अगर मैं पुत्र के पास चली जाऊंगी तो यहाँ जो ये घर संपत्ति है वो उसकी देखरेख कौन करेगा। इसकी सुरक्षा के लिए माँ बेटे के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और यहाँ वो थोड़ी सावधानी के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक सब चीज़ ठीक ठाक रहा। अचानक एक दिन ऐसा समय आता है कि माँ की आंखें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए यह सब कुछ छोड़ के चिर निद्रा में सो जाती है। इसकी जानकारी टेलीफोन के माध्यम से पुत्र को विदेश में प्राप्त होती है। अब परिस्थिति ऐसी है कि अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी वो समय से उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो गांव के जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन लोगों से वो टेलीफोन पर जो बन सकता है वो कर रहा है और उसके खर्च के लिए जो पैसे हुए वो किसी व्यक्ति विशेष के खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। माँ का ये अंतिम संस्कार हो रहा है। इसके 2 रोज के बाद बेटा और बहू गांव आते हैं और जो श्राद्ध कर्म है इसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। और इस दरमियान उनके जो इष्ट मित्र या रिश्तेदार हैं सब लोग आते हैं, मिलते हैं। सबका अपना अपना सुझाव परामर्श बेटे को मिलता है। लेकिन इन सब बातों में बेटे को यह महसूस होता है कि ये सारे सुझाव और परामर्श के पीछे इनकी नीयत यह है कि यह संपत्ति किसी तरह से उन लोगों के हाथ में चली जाए। बेटा को भी यह लगता है कि ये मेरे माता पिता के पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई का एक सपना है जिसको किसी भी प्रकार से हमको सुरक्षित रखना है। अंततः वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लौटने के समय वो एक केयर टेकर रखता है और उसका एक निश्चित मासिक सैलरी फिक्स कर देता है जो उसके खाते में वो प्रति माह वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे कुछ दिन बीतता है तो वो केयर टेकर एक दिन अपना प्रस्ताव रखता है कि इतने दिनों से मैं यहाँ हूँ, मुझे खाना बनाने और यहाँ रहने में काफ़ी असुविधा होती है। तो अगर आपकी इजाज़त होती तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुला लेता और आराम से कम भोजन समय से मुझे मिल जाता, ये व्यवस्था हो जाती। बेटा भी सोचता है, जो उस घर का वास्तविक मालिक है, वह सोचता है कि भाई चलो पैसे से तो ज़िंदगी बीतती नहीं है, इसको पत्नी की आवश्यकता है तो दोनों साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। और वो अनुमति दे देता है। अनुमति के साथ उस मकान में एक कमरा खोल लेने का भी वो उनको अनुमति दे देता है।
धीरे धीरे उसके बच्चे एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और बेटा हर महीने घर के केयर टेकर के लिए की तनख्वाह जो है वो उसके खाते में भेजता रहता है। ये सब कुछ होने के बाद जो केयर टेकर है उसके मन में लोभ बढ़ता है और वो उस घर पर पूर्ण रूपेण अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। जब ये बात उसको पता चलती है कि जो केयर टेकर है वही अब उस घर का मालिक बन गया है, वो वहाँ से समय निकाल कर आता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो चाहकर भी अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पाता है और घर उसके हाथ से निकल जाता है। परिस्थितिवश वो पुनः अपने काम पर विदेश लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि पूरे जीवन की अर्जित संपत्ति से जो आपने निर्माण किया है उसका अंतिम हश्र क्या होता है। वो किसके हक में आता है और हमारा उससे जो लगाव है क्या वो उतना ही लगाव हमारे जो उत्तराधिकारी हैं उनका भी है या नहीं है, उनके पास उसके लिए पर्याप्त समय है या नहीं है। इन सब चीज़ों का आकलन करना बहुत आवश्यक है। अगर समय रहते इस पर विचार नहीं किया जाएगा, इसका आकलन नहीं किया जाएगा, तो परिणाम ऐसे ही होंगे जो हमेशा हमेशा कष्ट देने वाले होंगे और समाज में एक हास्यास्पद नज़ीर भी बनेंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।